फ्रेंड्स, मैं परमाल सिंह राजावत उत्कृष्ट नर्सिंग लाइव क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है हमारी प्रीवियस क्लासेस में। जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीएस ग्रुप में शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, सबसे पहले आप यूट्यूब जो भी न्यू विजिटर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। अपन ने प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर चुके थे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अभी जो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ठीक है, काफ़ी अपने आप में काफ़ी अहम टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम में हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं और आते भी हैं क्वेश्चन। अधिकतर स्टूडेंट ये कंफ्यूजन रहता है कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस प्रकार से इनका वे है कि क्या डेज रहते हैं, साइकिल नॉर्मल कितनी होती है या साइकिल की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार चलती है, हार्मोनों का बैलेंस कैसे रहता है, हार्मोन इम्बैलेंस कैसे होते हैं। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपकी प्रॉपर्ली जो डिपेंड है वो आपकी हार्मोनल पे डिपेंड रहती है। ठीक है, अब आज अपन जो बात करते हैं वो अपन बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो फ्रेंड, वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो देखें। अगर ये क्लास आपने प्रॉपर ली है तो आपका कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे वो कभी आपके रॉन्ग नहीं होंगे, सारे आंसर राइट होंगे, क्योंकि इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, हार्मोन बैलेंस क्या होता है या कौन साइकिल इसमें चलती है। ठीक है, अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। सबसे पहले इसको समझने से पहले समझो कि एक तो ये है साइकिल, मतलब कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो एवरी मंथ चलती रहती है। इसको समझ पहले आप इसको समझो। देखिए डेफिनेशन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनेशन के बारे में बात करें, ये तो अपन समझ के साइकिल है, तो ऐसे चेंजेस टेक प्लेस इन ओवेरी एंड यूट्रस that is known as menstrual cycle। ऐसे चेंजेस जो ओवेरी एंड यूट्रस की जो साइक्लिक चेंजेस हैं उनकी स्टडी की जाती है, उससे अपन क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यानी कि ये तो फिक्स है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल दो साइकिल से मिलकर बना है। पहली साइकिल आपकी आती है जो ओवेरी एंड सेकंड साइकिल है वो आपकी यूट्रस साइकिल। ठीक है, अपन बात करते हैं, इस टॉपिक को अपन बाद में डिस्क्राइब में करेंगे। पहले आप इसको ये समझ लें कि प्रॉपर्ली कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो काम में आएगी इसी टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ ली अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसके बाद अपन ने देखा कि यूटेराइन साइकिल क्या होती है, यूट्रस साइकिल क्या होती है। ठीक है, यहां से यानी कि ऐसे चेंजेस जो ओवेरी एंड यूट्रस दोनों में हो रहे थे उनको तो अपन ने नाम दिया क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर यूट्रस की बात करता हूं तो ऐसे चेंजेस जो यूट्रस में देखने को मिलते हैं वो है आपका यूटेराइन साइकिल। यानी कि ऐसे चेंजेस जो कहां देखने को मिलते हैं, यूटेराइन या यूट्रस में, उसे बोलते हैं यूटेराइन साइकिल। इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम की बात करूं मैं तो वो है मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो या ब्लीडिंग। ऐसे चेंजेस जो यूट्रस के अंदर देखने को मिलते हैं उसे अपन बोलते हैं यूट्राइन साइकिल, और इसका सिम्टम क्या है, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। सेकंड साइकिल कौन सी थी अपनी, ओवेरी साइकिल। क्लियर बात, यानी कि ऐसे चेंजेस जो अपने को ओवेरी के अंदर देखने को मिलेंगे, ओवेरी के अंदर देखने को मिलेंगे, ये सारे चेंजेस जो हैं वो मंथली होते हैं। कैसे होते हैं, मंथली होते हैं। ठीक है, ऐसे चेंजेस जो अपने को ओवेरी के अंदर देखने को मिलेंगे उसे अपन कहेंगे ओवेरियन साइकिल। लेकिन इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, ओवुलेशन। इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, ओवुलेशन। क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि यूट्राइन साइकिल का सिम्टम्स क्या है और ओवरी साइकिल का सिम्टम क्या है। दो क्वेश्चन अपन ने यहां क्लियर कर लिए कि अगर कोई पूछ ले हमसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है तो आपको दोनों जो
ऑर्गन्स हैं, ओवेरी एंड यूट्रस के अंदर होने वाले चेंजेस हैं, उसको अपन ने नाम दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसके अनुसार अपन को अलग अलग चेंजेस में डिवाइड किया, यूट्राइन साइकिल एंड ओवेरी साइकिल। और ओवेरी में होने वाले चेंजेस को नाम दिया अपने ओवेरियन साइकिल, और यूट्रस में जो चेंजेस हुए उनको अपने नाम दिया ओवेरियन यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल का सिम्टम क्या है? मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। और ओवेरियन साइकिल का सिम्टम क्या है? ओवुलेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? उसके बाद अपन आगे चलते हैं, इसी में कंटिन्यू करेंगे। अपन ने अभी डेफिनेशन देखा और साइकिल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एज के बारे में। ठीक है, क्या? रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है? वह एज या वह समय अवधि जिसमें कोई औरत या किसी औरत की वह समय अवधि जिसके दौरान वो है बेबी कंसीव कर सकती हो, उस समय अवधि को कहते हैं अपन रिप्रोडक्टिव एज। ये आपकी होती है 13 से 45 ईयर, यानी कि 13 to 45 ईयर होती है। यानी कि ऐसी एज जिस एज के दौरान जो फीमेल है वो बेबी कंसीव कर सकती हो, उसी एज को हमने नाम दिया रिप्रोडक्टिव एज, जो 13 to 45 ईयर होती है। अधिकांश एम्स क्वेश्चन है, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछता है क्वेश्चन। क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज होती क्या है? ऐसी एज या तो आपको डिफाइन कराएगा या फिर आपसे सीधा डाटा देगा, आपको टिक करना है। क्लियर? ये है आपकी रिप्रोडक्टिव एज। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं फीमेल में, जो मेल फीमेल को डिफरेंशिएट करते हैं। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, इन सेकेंडरी सेक्सुअल, ये जो भी बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एम्स में, एम्स पीजीआई सभी में क्वेश्चन पूछे गए। एएसआईसी में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं। अगर वो आपसे पूछता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको बताना है तेरी पहचान है मेनार्की, टी फॉर थैलार्की, पी फॉर प्यूबार्की, एच फॉर हाइट, एम फॉर मेनार्की। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, यही क्रम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का फीमेल में। तेरी पहचान है मेनार्की, थैलार्की मीन्स ब्रेस्ट बर्ड का साइज बढ़ना। ठीक है, प्यूबार्की मीन्स प्यूबिक जो हेयर है उनकी ग्रोथ होना, हाइट का इंक्रीज होना, एंड मेंसेस का आना। इसके लिए अलग अलग एज है, 10 से 11 साल, 11 से 12 और 12 से 13 एंड 13 से अबव, ये इसकी एज। अगर कोई पूछ से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आप यही क्वेश्चन आया था एम्स में, अरेंज द क्रोमोलॉजिकल वे ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल। क्रोमोलॉजिकल यानी कि मतलब एज के अनुसार आपको ये अरेंज करना है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार से है। तो सबसे पहले थैलार्की, देन प्यूबार्की, देन हाइट एंड मेनार्की। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी इसमें आएगी। मेनार्की का मतलब होता है जिस टाइम फर्स्ट मेंसेस ऑनसेट हुआ, फर्स्ट मेंसेस, पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है, उसे अपन बोलते हैं मेनार्की। ठीक है, ये समझ में आ गया? इनको लिख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता है हर बार। ठीक है, एज के अनुसार अगर वो पूछ लेता है कि अरेंज करो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को क्रोमोलॉजिकल एज के अनुसार, तो आपको अरेंज करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन याद रखनी है, तेरी पहचान है मेनार्की, टी फॉर थैलार्की, पी फॉर प्यूबार्की, एच फॉर हाइट, एम फॉर मेनार्की। उस एज के अनुसार इसको आगे
देना है। आए बात समझ में? यहां से अपन आगे चलते हैं, कुछ 2-4 टर्मिनोलॉजी और हैं जो इसमें आपके काम आने वाली हैं। मेनार्की का मतलब आप समझ गए कि मेनार्की मतलब जिस टाइम पे फर्स्ट मेंसेस स्टार्ट, मेनार्की मीन्स फर्स्ट मेंसेस, ठीक है। एंड सेकंड है आपका मेनोपोज, मेनोपोज मीन्स सीसेशन ऑफ menstrual at the age of 45 ईयर। अब आप वापस से बार रिकॉल कीजिए, मैंने रिप्रोडक्टिव एज बताई थी आपको, कितनी थी? 13 to 45, यानी कि ये फिक्स है कि रिप्रोडक्टिव एज इस समय ड्यूरेशन के अंदर ही बेबी कंसीव कर सकती है फीमेल, यानी कि अब 45 ईयर के बाद में मेनोपोज यानी कि मेंस्ट्रुअल ही नहीं आएगा, उसे फिर क्या कहते हैं अपन? मेनोपोज, जो कब होता है एज के अनुसार? 45 एज के बाद, ठीक है। यहां समझ में आ गया? ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो आने वाली टर्मिनोलॉजी उसके बारे में बताया है मैंने, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, हम जो साइकिल थी जिससे मिलकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुई थी, वो 2 साइकिल थी, ओवेरी एंड यूट्रस साइकिल। अपन अब बात कर अपन हर एक साइकिल को अलग अलग से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूटेराइन साइकिल के बारे में, यूटेराइन साइकिल, ठीक है। यूटेराइन साइकिल इसको अपन डिफाइन कर चुके थे कि चेंजेस जो कहां देखने को मिलते हो? यूट्रस में, जिसका सिम्टम क्या है? सिम्टम क्या है इसका? मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, ठीक है, क्लियर बात। अब अपन बात करते हैं इसी मेंस्ट्रुअल जो यूटेराइन साइकिल है, इसको 4 फेज में डिवाइड किया गया। किस प्रकार से? सबसे पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, थर्ड प्रोलिफरेटिव फेज, एंड लास्ट सिक्रेटरी फेज। क्लियर बात? इस यूट्राइन साइकिल को अलग से 4 फेजों में डिवाइड किया गया, मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रेटरी फेज, ठीक है। इस फेज को समझने से पहले आप ये समझ लो, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो है आपका 21 to 35 डेज, एंड एवरेज की बात करूं मैं तो 28 डेज या 3 से 5 वीक या 4 वीक, ये आप क्लियर रखो माइंड में। नॉर्मल साइकिल जो वो आपकी 21 से 35 दिन की होती है, एवरेज पूछता है कोई हमसे तो उसको बोलते हैं 28 दिन, या मैं वीक में बात करूं तो 3 से 5 वीक की होती है, अगर मैं एवरेज की बात करूं 4 वीक, इसलिए इसको 28 दिन बोला जाता है। क्लियर बात? अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। यूट्राइन साइकिल भी 28 डेज की होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि अपन देख चुके हैं कि जो नॉर्मल साइकिल है वो 28 डेज की ही है, ठीक है। अब इसको अलग अलग डेज में डिवाइड किया गया। किस प्रकार से? 1 to 3 डेज, 4 to 6 डेज, and 6 to 18 days, and 80 to 90 to 28 days। कैसे? जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो आपकी 1 से 3 दिन की होती है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज है वो आपकी 4 से 6 दिन की होती है, प्रोलिफरेटिव फेज है वो आपकी 6 से 18 दिन की होती है, और सिक्रेटरी फेज है वो आपकी 19 से 28 दिन की होती है। क्लियर बात? ठीक है, ये समझ लो पहले इसके बारे में कि अपन यूटेराइन साइकिल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आपको यूट्रस की एनाफ आपको आनी ही चाहिए।
और यूट्रस के एनाफीज अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ। यूट्रस की जो एनाफीजो है, यूट्रस की 3 लेयर के बारे में अपन ने बात की थी। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम को हमने 3 लेयर में सब डिवाइड किया था, कॉम्पैक्टा, स्पॉन्जी एंड बेसल लेयर, ठीक है। और मैंने वहां पर भी बताया था आपको कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये दोनों लेयर साइड अप हो जाती हैं, लेकिन बेसल लेयर कभी साइड अप नहीं होती है। अब इनकी बात की थी अपने, थिकनेस कितनी होती है इसकी, तो 10 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, जिसमें से 1 सेंटीमीटर बेसल एंड बाकी की 8 to 9 सेंटीमीटर क्या होती है आपकी कॉम्पैक्टा एंड स्पॉन्जी लेयर, ठीक है। अब यही बात मैं यहाँ मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान कॉम्पैक्टा एंड स्पॉन्जी दोनों लेयर साइड अप होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अपन इस हर एक फेज को अलग अलग से पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में बात करते हैं अपन। तो इसमें क्या है, पहली बात तो ये फेज सबसे फर्स्ट फेज है। सेकंड, इस फेज के दौरान एंडोमेट्रियम जो है वो सेड अप होना स्टार्ट हो जाती है या सेड अप होती है। थर्ड, इस दौरान इन दिस ड्यूरेशन जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है दोनों के लेवल में गिरावट आती है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लेयर है वो सेड अप होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बारे में अपने 3 लाइन पढ़ी। पहली बात, पहली फेज है, ये फेज एंडोमेट्रियम के सेड अप होना स्टार्ट हो जाती है इस फेज में, और इस फेज के दौरान एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोनों का लेवल डाउन हो जाता है, और ये फेज 1 to 3 डेज की होती है। ये 4 बातें हमने पढ़ी इस एक मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में, क्लियर। अपन चलते हैं आगे। सेकंड अपनी क्या थी, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में नेक्स्ट है अपनी पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो जस्ट ये सेकंड फेज है, जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुअल, जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुअल ये अराइज होती है, ठीक है। इस फेज का जो ड्यूरेशन है वो आपका 4 to 6 डेज होता है। इस फेज में जो एंडोमेट्रियम है वो सेड ऑफ नहीं होती है। इस दौरान एंडोमेट्रियम जो है वो आपकी स्टेबल रहती है, यानी कि ना तो इस दौरान एंडोमेट्रियम, क्योंकि जितनी भी एंडोमेट्रियम सेड अप होनी चाहिए वो उतनी एंडोमेट्रियम 1 से 3 दिन या कॉम्पैक्टा या स्पंजी लेयर जो भी लेयर है, ये तीनों लेयर जो है मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान कंप्लीटली सेड अप हो जाती हैं। इसके बाद पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में कभी भी एंडोमेट्रियम सेड अप नहीं होती है, ठीक है। क्या देखा, ये जस्ट आफ्टर स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज के 4 से 6 दिन का ड्यूरेशन है इसका। एंडोमेट्रियम जो सेड अप नहीं होती है इसमें, और ये क्या है जो आपकी इसमें एंडोमेट्रियम स्टेबल रहती है, क्लियर बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे अपनी थर्ड फेज कौन सी थी अपनी, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, ये फेज का जो ड्यूरेशन है वो होता है आपका 6 to 18 डेज, ठीक है। इस दौरान एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में, मैं बताऊंगा कि हार्मोन यहाँ कब आया और ये इस डे के अंदर ही क्यों आया।
या इस दौरान ही क्यों आए, प्लस इस ये हार्मोन आया कहाँ से, इन हार्मोन के बारे में बाद में डिस्कस में बताऊंगा कि कौन कौन से हार्मोन में काम में आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ठीक है, अभी ये समझ लो कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस में जो एंडोमेट्रियम में यानी कि यहाँ वेजल लेयर से वापस स्टार्ट होती है रीजनरेट होना या वापस बनना स्टार्ट होती है, रीजनरेट एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस में 6 दिन से लेकर के 18वें दिन तक एंडोमेट्रियम का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है या रीजनरेशन होता है। अब इसका जो है डेज के अनुसार है, जैसे मैं बात करूं 6 से 9 डेज पे जो है वो आपकी 3 mm, ठीक है। और नेक्स्ट है आपकी जो है 12 से 13 डेज पे जो है वो आपका 5 mm, एंड नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो है वो 18 to 19 डेज पे 8 से 9 mm। क्लियर बात। 6 से लेकर 9 दिन तक ये 3 mm डेवलप होती है, 12 से 13 दिन तक ये 5 mm, एंड 18 से 19 दिन तक ये 8 से 9 mm डेवलप हो जाती है एंडोमेट्रियम। यानी कि प्रोलिफरेटिव के अंदर आपको 3 लाइन याद रखनी है। पहली बात तो इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम डेवलप होती है। एंडोमेट्रियम डेवलप होती है तो ये जो डेवलपमेंट है वो 6 से 18 दिन तक चलता है, जिसमें डेज के अनुसार डेवलपमेंट होता है। 6 से 9 दिन तक 3 mm डेवलप होती है, 12 से 13 डेज तक 5 mm डेवलप होती है, एंड 18 से 19 डेज तक 8 से 9 mm डेवलप हो जाती है। मैंने टोटल क्या बताया था आपको, टोटल थिकनेस कितनी होती है 10 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 8 से 9 mm, और 1 mm तो पहले से है, टोटल हो गई ना 10 mm। यानी कि एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट प्रोलिफरेटिव फेज में हो जाता है। क्लियर बात। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, जो फोर्थ जो फेज है उसके बारे में अपन बात करते हैं। जो फोर्थ फेज है वो है आपकी सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज यानी कि इस दौरान एक तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो होता है आपका, इसका जो ड्यूरेशन है वो है आपका 19 to 28 डेज। देन इस दौरान सीक्रेशन होते हैं एंडोमेट्रियम में, ठीक है। एक बात समझो, यहाँ सीक्रेटरी फेज होती क्या है, जिस प्रकार से कोई किसान किसी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है या उसमें कुछ खाद बीज जो भी करता है, उसी प्रकार से जो एंडोमेट्रियम है अभी बंजर है, केवल डेवलप हुई है, अपने पास खेत तो है लेकिन उसको उपजाऊ बनाने के लिए ये जो सीक्रेटरी फेज है वो काम करती है कि इसमें कुछ सीक्रेशंस का म्यूकस का सीक्रेट करके कुछ हार्मोनों को रिलीज करा के इसको इस प्रकार से तैयार करती है कि ये इम्प्लांटेशन के रेडी हो सके। क्लियर बात। ये आपकी सीक्रेटरी फेज। ओके, एक बात आप ध्यान रखना, जितना कंटेंट आपको यहां मिल रहा है ना उतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या आप फालतू में कोचिंग जा करके 20-25 हज़ार रुपए पे करते हो, इतना अफोर्डेबल, वो गलत है। जितना कंटेंट आपको यहाँ, अगर आपको क्वेश्चन कहीं इस सब्जेक्ट से इस टॉपिक से बाहर जाता है तो आप हमें आके कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर आपने कंटेंट बताया था उससे क्वेश्चन बाहर चला गया है। ये हमारे कंटेंट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी वादा है आपसे। लेकिन आप अधिक से अधिक शेयर करें वीडियोस को, जिससे आपके और भी जो कलीग्स हैं उन तक वीडियो पहुंच सके, ठीक है। हाँ, अपन बात कर रहे थे कहाँ, एंडोमेट्रियम के बारे में। यानी कि सीक्रेटरी फेज है वो क्या करती है, इस एंडोमेट्रियम को डेवलप तो हो चुका है, अब उसको वापस से उसको उपजाऊ बना रही है कि यहाँ पर अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जब जायगोट आए तो वो इम्प्लांट हो सके कुछ टाइम तक, या उनको बढ़िया प्लेस या एक प्रॉपर प्लेस मिल सके इम्प्लांटेशन के लिए, वो बोलते सीक्रेटरी फेज, ठीक है। सीक्रेटरी फेज, इसमें कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, वो है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। घबराएं नहीं, जितने भी हार्मोनों के नाम आ रहे हैं मैं सबको बताऊंगा। मैं बिल्कुल एक टॉपिक इसी पे होगा अपना, हार्मोन यूज्ड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है।
टेंशन की बात नहीं है, पहले ये समझ लो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है इसको। ये है आपकी यूटेराइन साइकिल के बारे में यहां तक, ठीक है। इसके बाद जो अपनी सेकंड साइकिल थी वो है आती है अपनी ओवेरियन साइकिल के बारे में, ठीक है। ओवेरियन साइकिल के बारे में अपन बात करते हैं। अब यहां तक किसी को डाउट हो तो मैं बता सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ओवेरियन साइकिल के बारे में। ओवेरियन साइकिल, ठीक है। ओवेरियन साइकिल, ठीक। इस ओवेरियन साइकिल को जिस प्रकार से हमने यूट्राइन साइकिल को 4 फेज में डिवाइड किया था, उसी प्रकार से अपने इस ओवेरियन साइकिल को 2 फेज में डिवाइड किया है। पहली है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, एंड सेकंड है आपकी ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज, ठीक है। फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर जो फेज है वो आपकी जो आपकी है फर्स्ट टू, यानी मैं बात करूं अगर मैं तो 3 to आपके थर्ड जो सॉरी फॉलिकुलर जो फेज है वो आपकी ओवुलेशन तक चलती है, यानी कि फर्स्ट टू 14 डेज तक चलती है, एंड देन जो रिमेनिंग है वो आपकी कहाँ चलती है 14 से 28 दिन तक चलती है आपकी ल्यूटियल फेज। इस फेज के सम्मान में अपन 2-3 बातें लिख लेते हैं इन फेजों के सम्मान में। सबसे पहला सम्मान इसका ये करो कि इस फेज के दौरान फॉलिकल्स जो प्रेजेंट है, जो फॉलिकल्स ओवेरी में जो प्रेजेंट होते हैं, ये आपको एनाफिजो में मैंने बता चुका हूँ कि ओवेरी में जो फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पर फॉलिकल्स प्राइमोरियल होते हैं, वो प्राइमरी फिर सेकेंडरी में डेवलप होके मैच्योर ओवम बनाते हैं। जो प्राइमोरियल फॉलिकल्स होते हैं वो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं का क्या होता है यहाँ मैचुरेशन होता है इस फेज में। किस फेज में? फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज में जो फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं ओवेरी में उनका क्या होता है मैचुरेशन, और ओवम भी रिलीज होता है। ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे, मैं सबको बता दूंगा साइकिल एक बार ड्रॉ करके कि साइकिल यहाँ से इतने डे पे यहाँ से ओवुलेशन हुआ, इतने टाइम पे यहाँ से फॉलिकल्स मैच्योर हुए, ठीक है। ओवम रिलीज होता है, प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल्स, और ये 1 से 14 डेज की होती है। लूटियल फेज की बात करें तो जैसे ही फॉलिकल्स मैच्योर होती हैं और मैच्योर होने के बाद ये ओवम रिलीज करती हैं, और ओवम रिलीज होने के बाद जो उसकी आउटर कवरिंग जो होती है ओवम की, वो कार्पस लूटियम बनाती है, ठीक है। ये पहली बात तो ये स्टेबल फेज है, ये फेज स्टेबल है, और ये वेरिएबल फेज है। ये चेंज हो सकती है लेकिन कभी भी ये फेज चेंज नहीं होती। ESIC 2014 दैट क्वेश्चन इज आस्किंग माय एग्जामिनर, व्हाट इज द फेज ऑफ स्टेबल फेज? कौन सी फेज स्टेबल है? लूटियल फेज। ये फेज चेंज हो सकती है फॉलिकुलर फेज साइकिल के दौरान। क्या पता किसी फीमेल की साइकिल 35 डेज से अबो हो, नहीं है 35 डेज से अबो तो फॉलिकुलर फेज चेंज हो सकती है, लेकिन ये फेज कभी भी चेंज नहीं होती, ये फेज हमेशा स्टेबल रहेगी। क्लियर बात? ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। इसमें तो होता है मैचुरेशन ऑफ ओवम का, और इसमें कार्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, प्रेजेंट होता है। ये है इसकी फॉलिकुलर फेज के बारे में, ये लूटियल फेज के बारे में। समझ में आ गया? फॉलिकुलर फेज में डेवलपमेंट होता है फॉलिकल्स का, और इसमें जो है स्टेबल फेज है, इसमें कार्पस लूटियम प्रेजेंट होता है। मैं इसको अब एक साइकिल के दौरान इसको समझाता हूं एक बार, ठीक है। और इसके साथ ही अपन साइकिल के अनुसार ही अपन इसके हार्मोनों को देख लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। मैं हार्मोनों के लिए पहले एक लाइन लिख देता हूं, HPO, H फॉर हाइपोथैलेमस, P फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड O फॉर ओवेरी,
ठीक है। हाइपोथैलेमस से GnRH कहाँ गया, एंटी पिट्यूटरी से, और एंटी पिट्यूटरी से क्या निकला, FSH एंड LH, जो कहाँ गए, आपके ओवेरी पे एक्ट किए। क्लियर बात। अब अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कि ये ओवेरी है, ठीक है, यहां पर आपका हाइपोथैलेमस, देन ये पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दैट इज ओवेरी। क्लियर। हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हुआ एंटी पिट्यूटरी पे, यहां से स्टार्ट आया FSH, और ये है इसमें प्रेजेंट प्राइमोडियल फॉलिकल्स। ठीक है। इस हार्मोन ने आकर के इस प्राइमोडियल फॉलिकल्स पे एक्ट किया और इसको मैच्योर करने में लग गई, या इसको मैच्योरेशन में इसको हेल्प करने लगी। जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ती गई, क्योंकि इसको मैच्योर होकर इसको किसको लीड करना है, ओवम को रिलीज कराएगी, और मैच्योर हुई। यहां इसने प्राइमोडियल, प्राइमरी एंड देन और मैच्योर होकर के सेकेंडरी एंड देन ये इस प्रकार से ठीक है। अब ये ओवम है, इसके इनसाइड प्रेजेंट है, ये ओवम है। इसने FSH ने एक्ट किया प्राइमोडियल फॉलिकल्स पे और इसने किसको डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, किसका, फॉलिकल्स का मैच्योरेशन डेवलप कर दिया। जैसे जैसे पहली लाइन ये कंसेप्ट रखो माइंड में, जैसे जैसे फॉलिकल्स मैच्योर होंगी उसके साथ ही एस्ट्रोजन हार्मोन भी इंक्रीज होगा। यानी कि जैसे जैसे फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होगा उसी इंटेंसिटी के साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज होता रहेगा। अब मैं पूछता हूं साइट कौन सी है एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने की, फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स ही है, क्योंकि पहले यहाँ फॉलिकल्स प्राइमल तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे पे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और जब ये फॉलिकल्स मैच्योर हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल्स बढ़ जाती है, उस ग्राफियन फॉलिकल्स पे पहुंच करके एस्ट्रोजन जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट लेवल, इसको अपन बोलते हैं पीक लेवल, क्या, पीक लेवल तक पहुंच जाता है। और यही एस्ट्रोजन हार्मोन अब वापस से नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको, इस पिट्यूटरी को, कि अब FSH का रिलीज तो करा दो कम, किसका रिलीज बढ़ा दो, LH हार्मोन का। इसकी फुल फॉर्म पता है आपको, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता हो, और जो LH की वो लुटिनाइजिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। ये LH जो हार्मोन है वो क्या करता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन। अब जैसे ये मैच्योर हुई ग्राफियन फॉलिकल्स, और लेकिन ये मैच्योर तो हो चुकी है, लेकिन इसमें से अभी ओवुलेशन नहीं हुआ। ओवुलेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, वो है आपका LH हार्मोन। अब LH हार्मोन कहां से आएगा, एंटी पिट्यूटरी से, और एंटी पिट्यूटरी आकर के कहां एक्ट करेगा, LH हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल्स पे, और ग्राफियन फॉलिकल्स से क्या कराएगा, ओवम को रिलीज कराएगा। आई बात समझ में। देखो समझो पहले एक बार सबसे तो ध्यान से, हाइपोथैलेमस से क्या निकला, GnRH। यहाँ ये किस पे एक्ट किया, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, FSH एंड LH। ठीक है। और एंटी पिट्यूटरी सबसे पहले निकलता है। FSH जो क्या करता है, जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ओवेरी में उनको मैच्योर या डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। इसका नाम ही क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा मैच्योर होने के लिए। उसी प्रकार से ये डेवलप होता है, जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होगी मैच्योर होगी, वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता जाएगा। और यहीं से मैंने क्या कहा था, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता जाएगा, तो मतलब अपना एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से आ गया, यहां से, ओवेरी से पहला। क्लियर बात। ठीक है। अब उसके बाद जैसे जैसे हार्मोन आया, ठीक है, अब इसका जो डेज है वो 1 डेज एंड 14 डेज,
1 दिन से लेकर के ये 14 दिन की जो प्रोसेस है, इसी को अपन कहते हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस जो चली है। और इसी दौरान मैं बात करता हूं कि हमारी यूट्राइन साइकिल जो थी, उस यूट्राइन साइकिल में डेवलपमेंट कब से हो रहा था, अपना डेवलपमेंट कब से हो रहा था, 4th डे से लेकर के या 5th डे से लेकर के 18 डेज तक। तो यानी कि 14वें दिन तक ये एस्ट्रोजन हार्मोन प्रचुर मात्रा में मिलेगा एंडोमेट्रियम को डेवलप होने के लिए। ठीक है, ये डेवलप हुआ, यहाँ से एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ता गया, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा और एक अपने सबसे हाईएस्ट टॉप लेवल तक पहुंच जाएगा, वहां पर ये नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीपिट्यूटरी कि अब एफएसएच का रिलीजन कम कराओ और किसका रिलीज बढ़ाओ, एलएच हार्मोन का, जो किसके लिए जिम्मेदार है, ओवुलेशन के लिए। आई की बात समझ में? एलएच हार्मोन ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार है और फॉलिकल्स को मैच्योर करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एफएसएच। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है और फॉलिकल्स के मैच्योरेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एफएसएच फॉलिकल्स के मैच्योरेशन के लिए काम में आता है, जबकि एलएच किस काम में आता है, ओवुलेशन के लिए ओनली। क्लियर बात समझ में आई? ये है आपकी जो है ओवेरी का जो बताया मैंने फ्लो। ठीक है, अब यहां से ओवुलेशन, अब ये 14वें दिन तक बात कर ली अपन ने, यहां तक 14वां दिन हो गया, 14वें दिन यहां से ओवम रिलीज हो गया और ये जो वाले एरिया है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, मैं एक बार डायग्राम साफ करता हूं थोड़ा। अब मैं इस डायग्राम को यहां से इस प्रकार से शो कर रहा हूं। अब ओवम रिलीज होकर के ओवेरी में और ओवेरी से कहां पहुंच गया, फैलोपियन ट्यूब में। अब रिमेनिंग पार्ट है जो इसका, ये पार्ट तो ओवेरी में रहेगा और ये ओवेरी में रहेगा। जो रिमेनिंग पार्ट है आफ्टर ओवुलेशन के बाद में जो पार्ट रिमेनिंग रहता है फॉलिकल्स का, उसको अपन ने नाम दिया है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, उस लग गया, मतलब ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम का मतलब होता है कि येलो कलर, यानी कि इसका येलो कलर होगा, इसको अपन ने नाम दिया कार्पस ल्यूटियम। ओवम रिलीज होकर पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में, वहां पर वो रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन जहां पर वो रिमेनिंग पार्ट था ओवुलेशन, जो रैप्चर होकर गया था ओवुलेशन, तो रिमेनिंग पार्ट को क्या नाम दिया अपन ने, कार्पस ल्यूटियम। इस कार्पस ल्यूटियम से 4 हार्मोन रिलीज होते हैं, इस कार्पस ल्यूटियम से 4 हार्मोन रिलीज होते हैं। सबसे पहली बात अपन इसका सम्मान करते हैं, सम्मान में इसके पहली लाइन लिखते हैं कि ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो 25 mm सबसे मैक्सिमम इसकी थिकनेस होती है, 25 mm थिकनेस होती है इसकी। और ये एक 22 दिन तक लगातार इसकी साइज में बढ़ोतरी होती है, 22 दिन तक लगातार इसकी साइज बढ़ती है, घटती नहीं है। और ये 4 हार्मोन रिलीज करता है। सबसे पहला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, आ रहा है कि नहीं समझ में, जो पहले बताया था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, रोक के रखता है, प्लस उसको बंजर से उपजाऊ बनाता है। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कहाँ से आया, सीक्रेशन कहाँ से आया, ये कहाँ से रिलीज हुआ, कार्पस ल्यूटियम से। जो क्या है कार्पस ल्यूटियम, एंड प्रोडक्ट है किसका, ओवुलेशन के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट था वो क्या था, कार्पस ल्यूटियम। सेकेंड हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन, कुछ मात्रा में। अब ऐसे बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना। अब ऐसे में सुना कि सर आपने वहां भी बताया था कि वहां से भी निकलता है और यहाँ से भी निकल रहा है, कंफ्यूज ना हो। फॉलिकल्स का काम है, तो ये पार्ट तो फॉलिकल्स ही है, इसके इनसाइड ही तो ओवम है, बचा हुआ पार्ट तो फॉलिकल्स ही है, जो बचा हुआ पार्ट है इसके इनसाइड ओवम ही तो बाहर गया निकल के, तो निकलेगा हार्मोन एस्ट्रोजन। लेकिन ये जितना अमाउंट में यहाँ से यहाँ निकल रहा था उस अमाउंट में नहीं निकलेगा, थोड़ा कम मात्रा में निकलेगा। उसके बाद इनहिबिशन हार्मोन एंड लास्ट रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें चारों में से, कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन का रिलीज नहीं होता, एक्सेप्ट पूछता है, एक्सेप्ट पूछता है, इनमें से 3 नाम दे देगा, एक नाम कोई और दे देगा।
तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए आप चीज ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, इनहिबिशन एंड रिलैक्सिन। अब इन हार्मोन का अपना अलग अलग रोल है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो क्या करता है, मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड बंजर से उपजाऊ बनाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, जो भी थोड़ा बहुत रिमेनिंग पार्ट रहता है उसको वापस से डेवलप कर देता है। इनहिबिशन हार्मोन इसका मेन रोल रहता है। इनहिबिशन हार्मोन का रोल क्या होता है यहां, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है रिलेशन के लिए, एफएसएस और एलएस के लिए। क्लियर बात। नेक्स्ट रिलैक्सेशन हार्मोन। रिलैक्सेशन हार्मोन का काम होता है कि जो पेल्विक है, प्यूबिक सिम्पाइसिस पेल्विक जॉइंट है, पेल्विक फ्लोर है, उसको मसल्स को लूज करने काम आता है। ये उन जॉइंटों को लूज करता है जिससे स्टिफनेस नहीं हो। इन चारों हार्मोनों का काम मैंने बता दिया। वर्क फंक्शन क्या है इन चारों हार्मोनों का, पहले काम क्या है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना, सेकंड का डेवलप करना, इनहिबिशन का नेगेटिव फीडबैक देना किसको, एंटी पिट्यूटरी को, जिससे एफएसएस एलएस हार्मोन रिलीज कम हो सके। और रिलैक्सेशन हार्मोन काम क्या है, पेल्विक फ्लोर, पेल्विक जॉइंट्स जो सिम्पाइसिस प्यूबिस से उनको लूज कराना। क्लियर बात, यहां तक समझ में आ गया। यहां पर आपकी दोनों साइकिलें कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अब यहां की प्रोसेस एक और मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी डिस्क्राइब में प्रोसेस बता दूं मैं आपको कि कैसे होता है यहां से आगे। अब मान लो अब स्टूडेंटों के दिमाग में चल रहा है कि सर जी ओवम तो चला गया, उसका क्या हुआ, ओवम कहां गया, कार्पस लूटियम फिर कहां जाएगा, इनका क्या सिस्टम है, बताता हूं मैं कैसे। एक साइड में तो क्या गया, ओवम आपका, एंड सेकंड साइड में आपका कार्पस लूटियम। ध्यान समझना, ओवम कहां पहुंचा, फैलोपियन ट्यूब में। अगर यहां स्पर्म तैयार है, अगर यहां स्पर्म प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर स्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, डिग्रेशन हो जाएगा। यहां से ये 22 दिन तक बढ़ता है, लेकिन जैसे ही इसको पता लगता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कार्पस लूटियम, कार्पस अपनी साइज को सिकुड़ना, अपनी जो साइज है उसको सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, सिंक्रेज, और क्या रूप लेता है, कार्पस एल्बिकेंस का। कार्पस एल्बिकेंस का जो कैसा कलर होता है इसका, व्हाइट कलर का। क्लियर, ये कैसा कलर था इसका, येलो कलर, ये व्हाइट कलर का। और ये कार्पस एल्बिकेंस जो है धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, ये डिग्रेड हो जाएगा। अगर यहां फर्टिलाइजेशन हो जाता, इस फैलोपियन ट्यूब में जो है, अगर यहां से फर्टिलाइजेशन हो जाता तो जाइगोट है वो कहां जाते, एंडोमेट्रियम में, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम को तो पता है, अब मान लो 27 डेज हो गए, अगर एंडोमेट्रियम के पास कौन सा हार्मोन नहीं है या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं है तो सेटअप होना स्टार्ट होगी, लेकिन नहीं, किस कार्पस लूटियम फिर कार्पस एल्बिकेंस में चेंज नहीं होता। इसको ये पता पड़ता है कि अब यहां पर इम्प्लांटेशन की जरूरत है, तो मुझे कार्पस लूटियम में ही रहना है, कार्पस एल्बिकेंस में चेंज नहीं होना है। और ये कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगातार रिलीज करता रहता है। क्लियर बात समझ में। और ये जब तक कार्पस लूटियम रिलीज करता रहता है हार्मोनों को, तब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, ठीक है। और प्लेसेंटा से बीटा एसिड हार्मोन जो है वो वहां से निकल के शामिल होते हैं, जो प्रेगनेंसी को आगे मेंटेन करते हैं। समझ में आ गया। अगर यहाँ से ओवम फैला हुआ है तो इम्प्लांटेशन होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये प्रोसेस आगे की नहीं होगी। अगर हुआ है फर्टिलाइजेशन तो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये प्रोसेस आगे चल के स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स अपन पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कर। यहां तक आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अब आता है क्वेश्चन। जिस तरह क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमसे पूछेगा तो इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है वो नॉर्मल साइकिल के बारे में। नॉर्मल साइकिल कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है साइकिल आपकी, 21 से 35 डेज,
अगर वीक में दे रखा हो तो कितना होगा 3 to 5 वीक, अगर एग्जिट पूछे तो 4 वीक। इसीलिए तो बोला हमने 28 डेज अपन एग्जिट मानते हैं। क्लियर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि सर ब्लड लॉस कितना होगा, ब्लड लॉस कितना होगा, तो 20 से 60 ml। एवरेज पूछता है तो 35 to 40 ml, 35 to 40 ml। क्लियर। उसके बाद पूछता है कि सर मेंस्ट्रुअल जो डे है, मेंस्ट्रुअल जो फेज है वो कितने दिन तक चलती है, मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 3 डेज। और अगर कोई पूछता है आपको 1 to 4 डेज चलती है, लेकिन एवरेज हर फीमेल में अलग अलग होता है, अपन मान के चलते हैं कि 1 to 3 डेज नॉर्मल ही रहती है, 4.5 डेज तो पक्का ही रहेगी। क्लियर बात। इसके बाद यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सर हार्मोन अपन ने बात की है एस्ट्रोजन, यहां से क्वेश्चन आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है उसके, एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। लेकिन इन हार्मोनों के बारे में अपना अगला लेक्चर होगा, जो 2-3 पॉइंट और अपन डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो अपन ने बात की थी हार्मोनों के बारे में, सबसे पहले अपन ने ये पढ़ लिया नॉर्मल साइकिल कितनी होती है, ब्लड लॉस कितना होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में कितना होता है, इन हार्मोनों के साथ में क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग है वो पर्सन की क्वालिटी चेक करता है कि दिमाग कितना है इसके अंदर। अब ये तो थ्योरेटिकल पार्ट आपको हर जगह मिल जाते हैं, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आपको मैं बताता हूँ। मैं आज देखो क्वेश्चन यहां से पूछ देता है, आप सोच भी सकते नहीं हो कैसे। ग्राफियन फॉलिकल्स होती क्या है, क्या है ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या है, मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है। क्लियर बात। उसके बाद ये क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछता है कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे यही पूछ ले कि भाई ये तो तू बता रहा है वो तो अपने पढ़ रखा है, लेकिन साइकिल ही क्यों आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती ही क्यों है, उसका क्या है विड्रॉवल फिनोमिना। एक लाइन में आंसर होना चाहिए आपका। उत्कर्ष स्टूडेंट वाले, उत्कर्ष क्लास वाले बच्चों का आंसर राइट होना चाहिए बिल्कुल एक साथ में, विड्रॉवल फिनोमिना, दैट इज राइट आंसर। अगर कोई पूछता है आपसे साइकिल ही क्यों आई, विड्रॉवल फिनोमिना है इसका। कैसे, जैसे जैसे हार्मोनों का, जैसे जैसे हार्मोन जो है कार्पस लूटियम से मान लो उसको लगे कि इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो कार्पस लूटियम चेंज हो जाती है किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में, और वहां से क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को वापस कम हो जाता है, यानी कि विड्रो कर लिया जाता है, और विड्रो होते ही एंडोमेट्रियम सेटअप होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर बात। अब कार्पस लूटियम जो है, व्हाट इज कार्पस लूटियम, क्या है बात आती है। कार्पस लूटियम रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स है, रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स है। कैसे बताऊं आपको, मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। अगर इस क्लास के बाद क्वेश्चन आपका बाहर जाता है तो आप हमें आके बताएं सर आपने बताया था कि क्लास के बाद क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस क्लास से क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। आप देख लो, ये आपको नॉर्मल वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लस मैंने बात की कि व्हाट इज द ग्राफियन फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल्स जो सेकेंडरी फॉलिकल्स उसको अपने नाम दिया क्या, ग्राफियन फॉलिकल्स। साइकिल ही क्यों आई, व्हाई इज द साइकिल स्टार्ट, विड्रॉवल फिनोमिना। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि भाई कार्पस लूटियम होता क्या है, कार्पस लूटियम इज द रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। रैप्चर होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स उसको अपने क्या नाम दिया, कार्पस लूटियम। अब इसमें 3 चीजें आई है, ग्राफियन फॉलिकल्स रेड कलर की होती है, नेक्स्ट कार्पस लूटियम मैंने क्या बताया था, येलो कलर, एंड कार्पस एल्बिकेंस कैसी है, वाइट कलर। क्लियर बात, समझ गए। ये है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीटेड।
इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो अपन कुछ हार्मोनों के बारे में बात करेंगे एंड जो इसकी एबनॉर्मलिटीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल क्या इसकी एबनॉर्मलिटी है, क्या इसके हार्मोन है। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लें और हमारी क्लास को प्रॉपर लें। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और जो फालतू पे आप माइंड को डाइवर्ट ना करें कि कोचिंग करेंगे ये करेंगे, इतना कंटेंट सफिशिएंट है एग्जाम फाइट करने के लिए। क्लियर? थैंक यू फॉर टेक अ क्लास।